आज़ादी से पहले का समय था। अंग्रेजों जैसा एक बुद्धिमान और ताकतवर शत्रु अपने शानदार नियोजन और योजना कौशल के साथ समस्त भारत भूमि पर अपना नियंत्रण साध चुका था। एक ओर जहां गरीबी, निर्धनता और भूखमरी से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका था, अन्याय और अत्याचार की तो सीमा नहीं थी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज यहाँ की संपत्ति भर भर के इंग्लैंड ले जा रहे थे और भारतीय लोग देखने के सिवाय और सह लेने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सक रहे थे। पर फिर भी कुछ गिने चुने लोग थे जिन्हें गुलामी बर्दाश्त नहीं थी। अचानक एक घटना घटी। अखबार केसरी में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ उग्र लेख, आर्टिकल्स प्रकाशित हुए और उससे प्रभावित होकर कुछ नवयुवकों ने मिलकर ब्रिटिश अफसर रैंड और आयस्टर की हत्या की। इस अखबार के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, जिसकी वजह से तिलक पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा और उन्हें 18 महीने सश्रम कारावास के साथ कैद की सजा सुनाई गई। लोकमान्य तिलक नाम से लोकप्रिय बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में से एक थे। दरअसल वो लेख, वो आर्टिकल्स तिलक ने नहीं लिखे थे, पर न्यूज़पेपर के संपादक होने के नाते लेख की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ले ली। वास्तव में वो आर्टिकल्स लिखे थे कृष्णाजी प्रभाकर खाड़ेलकर ने। कृष्णा जी तिलक के शिष्यों में से एक उत्कृष्ट लेखक और क्रांतिकारी थे। इसके पीछे की कहानी भी कुछ इंटरेस्टिंग है। लोकमान्य तिलक के आक्रामक व्यक्तित्व और रवैये से प्रभावित होकर एक नवयुवक तिलक से मिलने आता है और पहली मुलाकात में ही तिलक ने उसे आर्टिकल लिखने को कहा। लेख इतना सुंदर बना था कि तिलक को वह अग्रलेख के रूप में छापने योग्य लगा। ये वही नवयुवक है कृष्णा जी और यही वो अग्रलेख जिसकी वजह से तिलक को शिक्षा हुई। ऐसा कहा जाता है कि जिसे मुसीबत में अवसर दिखाई दे वही वीर होता है। ये बात तिलक के ऊपर सटीक बैठती है। उस असंतोष और अन्याय से भरे माहौल में तिलक को एक अवसर दिखा और सामने आई एक कल्पना। अंग्रेजों की हुकूमत पर नेपाल के सहायता से आक्रमण की। इस कल्पना का, इस योजना का स्वरूप क्या था, रणनीति में कैसे समय और आवश्यकताओं के चलते बदलाव किए गए, इसे समझना आवश्यक है। पर इसे समझने से पहले यह भी समझना आवश्यक है कि ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, उससे हुई हत्याएं और तिलक को सजा, इस पूरे घटना चक्र ने क्या सबक सिखाया और इससे योजना पर क्या असर पड़ा। चलिए देखते हैं। पहली मुलाकात में तिलक का प्रभाव, आर्टिकल्स लिखने की प्रेरणा और आगे तिलक की कैद, इन सब घटनाओं के चलते कृष्णा जी को एक नए शस्त्र का आगाज हुआ। वो नया शस्त्र था कलम, क्योंकि ये कलम ही है जो भारतीय जनमानस में, लोगों में स्वतंत्रता के विचार, चेतना की जागृति और उसके द्वारा विद्रोह का कारण बन सकता है। और इस बात का महत्व कितना अधिक है ये इन घटनाओं ने स्पष्ट किया। अंग्रेजों जैसे सशक्त और हर आयाम से मजबूत और ताकतवर शत्रु से आमने सामने लड़ना यानी अपने अस्तित्व को खो देने के समान है और अपनी बर्बादी को न्योता देने के समान है। ये बात तिलक और उनके राष्ट्रवादी विचारों के साथियों को समझ आ गई। इसलिए कुछ ऐसी तरकीब चाहिए जिससे दुश्मन के सीधे सामने आए बगैर उसको नुकसान पहुंचाने में और अपने उद्देश्य को हासिल करने में कामयाबी हासिल हो। इस विचार पर सबकी राय स्पष्ट और एक हो गई। अगर अंग्रेजों के समक्ष निर्णायक लड़ाई लड़नी हो
तो उनके बराबर के अत्याधुनिक वेपन्स की जरूरत है। इन वेपन्स की सहायता से ही शत्रु को बराबर की टक्कर दी जा सकती थी। योजना क्या थी? योजना दो दिशाओं से कार्यरत होने वाली थी। एक तरफ से कृष्णा जी और उनके जैसे राइटर जो कलम की जादुई करामत करना जानते थे, वह लोग अपने कलम की ताकत से लोगों की चेतना को जगाने का काम करेंगे और इसके साथ साथ नौजवान युवकों में इस युद्ध आंदोलन में शामिल होने का आह्वान करेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संगठन का प्रयत्न कर रहे थे। तो दूसरी तरफ से नेपाल की भूमि पर हथियारों का निर्माण करने की योजना थी। नेपाल ही क्यों? क्योंकि उस वक्त नेपाल एक ऐसी जगह थी जो अंग्रेजों के नियंत्रण और पहुंच से दूर थी। इस योजना में रिसोर्सेस, इसमें सैन्य और शस्त्र दोनों के निर्माण की व्यवस्था थी। प्रत्यक्ष योजना। कृष्णा जी ने अपने स्किल से लिखने की एक नए शैली का निर्माण किया। चाहे वो आर्टिकल्स हो या नाटक, वो डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। उन्होंने अनेक नाटकों की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स लिखे जो लोगों के सामने प्रस्तुत हुए। प्राचीन कथा और कहानियों पर आधारित ये नाटक, इसमें डायलॉग्स कुछ इस तरह से लिखे गए जिसमें देखने वाले को अंग्रेजी शासन द्वारा विलन का रोल निभाने का आभास होता था और दर्शकों में अंग्रेजों के खिलाफ तिरस्कार और कटुता की भावना बनती थी। इसमें एक नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, कीचक वध। महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित यह नाटक है। इसमें कीचक विराट के दरबार के एक मंत्री है जो द्रौपदी से छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है। कीचक को अंग्रेज शासकों जैसा दिखाया गया, कपड़े उससे मिलते जुलते दिखाए और डायलॉग्स भी कुछ ऐसे लिखे जो डबल मीनिंग थे। जैसे कीचक दोनों करों से द्रौपदी को खींच रहा है। यहाँ पर कर यानी टैक्स और कर यानी हाथ, दो अर्थ शामिल हैं। और कुछ आक्रामक डायलॉग्स जैसे शासक शासक होते हैं और गुलाम गुलाम होते हैं। गुलामी में कुछ दिन बिताने के बाद गुलामी अच्छे लगने लगी है। कुछ इस तरह के आक्रामक और उद्दाम विचारों से और डायलॉग से भरे ये नाटक होते थे। इसमें भीम बेहद आक्रामक ढंग से अपने उग्र विचारों को सामने रखता था और लोगों को विद्रोह करने के लिए आह्वान करता था। इससे लोगों में क्रोध और विद्रोह की लहर उमड़ती थी। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर में उल्लेख किया है कि उस वक्त लंदन टाइम्स में इस बात पर चर्चा की है कि कृष्णा जी एक सबसे खतरनाक टेररिस्ट है जो बेहद चतुराई से यूरोपीय अधिकारियों की हत्या के लिए लोगों को उकसा रहा है। कृष्णा जी और तिलक की तरकीब काम आ रही थी और युवाओं की फौज धीरे धीरे ही सही तैयार हो रही थी। नेपाल के माध्यम से आक्रमण, शौर्य और त्याग की असीम क्षमता से भरे लोगों का निर्माण हो रहा था। पर अंग्रेजों की नीतियों को पूरी तरह जानने वाले लोकमान्य तिलक इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि केवल युवाओं के निर्माण से और संगठन से कुछ नहीं होगा। अंग्रेजों के खिलाफ अगर निर्णायक लड़ाई लड़नी हो तो उनके बराबर के अत्याधुनिक वेपन्स चाहिए। और इसलिए इस साजिश का दूसरा हिस्सा ये भी था कि न केवल अंतर्गत विद्रोह होगा बल्कि इस विद्रोह के लिए दुनिया में एकमात्र स्वतंत्र हिंदू राजा यानी नेपाल के राजा के सहायता से भारत पर आक्रमण की कल्पना थी। और अगर विद्रोह कामयाब हुआ तो भारत नेपाल के हिंदू राजा के अधीन एक संप्रभु हिंदू राज्य बन जाएगा। इसके तहत नेपाल की भूमि पर वेपन्स की फैक्ट्री खड़ी करनी थी और इस योजना के लिए तिलक के दो शिष्यों की जोड़ी यानी कृष्णा जी और वासु जोशी दोनों को जिम्मेदारी दी गई। कृष्णा जी के दिमाग में योजनाओं का सिलसिला शुरू हुआ और इसके साथ साथ शुरू हुआ रणनीति का खेल। अगर नेपाल में वेपन्स की फैक्ट्री शुरू करनी है, वो भी सबसे छिपाकर, तो नया नाम चाहिए, नई आइडेंटिटी, नया पहनावा और कुल मिलाकर एक नए कैरेक्टर को लोगों के सामने प्रस्तुत करना था ताकि असली उद्देश्य कोई पहचान न सके।
नेपाल जाते हुए कृष्णा जी ने जबलपुर में ठहरकर रूफ टाइल्स का कारोबार सीख लिया। रूफ टाइल्स प्लांट को सामने रखकर पीछे से वेपन्स का कारखाना चलाने का विचार था। नेपाल के राजा से उनके महल की छत को फिर से बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। नेपाल के सीमा के भीतर प्रवेश करने के लिए उस समय लाइसेंस की जरूरत थी, पर कृष्णा जी को ये बात समझ आ गई कि भगवान पशुपतिनाथ की यात्रा के दौरान नेपाल में जाने के लिए किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं होती। इसलिए वो एक भक्त बनकर एक कैंप में घुस गए और नेपाल में प्रवेश किया। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक नया नाम के कृष्ण राव धारण किया। नया नाम, नया पहनावा, नया बिजनेस, सब कुछ तैयार था और वो अपने इस नए अवतार में कुछ इस तरह घुल मिल गए थे कि नेपाल के लोग उन्हें पंडित टाइल्स के नाम से जानने लगे। अब कृष्णा जी अपने मुख्य उद्देश्य पर काम करने लगे। जर्मनी से वेपन्स तैयार करने के लिए जरूरी मशीनरीज नेपाल आने के लिए निकल चुकी थी, पर अचानक उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि गद्दारी भारतीयों को लगा एक ऐसा श्राप है जो कभी मिटता नहीं। कुछ ऐसा ही कृष्णा जी के साथ हुआ। भारत से नेपाल आए एक व्यक्ति ने कृष्णा जी को पहचान लिया और इस बात की खबर अंग्रेजों को दी। सरकारी जांच एजेंसियां पीछे पड़ गई। कृष्णा जी को इस बात का पता चला और वे जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से नेपाल नरेश की मदद से वापस भारत लौट गए। अंग्रेजों ने नेपाल नरेश से इस बारे में पूछताछ की तो उसने इस नाम से किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। दस्तावेजों की पड़ताल की गई पर कोई भी सबूत कृष्णा जी ने पीछे नहीं छोड़ा था। इसके बाद अगले कुछ वर्षों तक अंग्रेज भारत में के कृष्ण राव नाम के व्यक्ति को तलाश रही थी जो असल में था ही नहीं। ये योजना मैनेजमेंट और स्ट्रेटजीज के अनेक पहलुओं पर अपना विचार और आयाम स्पष्ट करती है। मौजूदा हालात और घटनाओं के चलते स्थिति का मूल्यांकन और उससे शत्रु या कंपेटिटर के स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का अंदाज़ा लगाना और ठीक वैसे ही अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का एनालिसिस करना। दरअसल जिसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं ये उसी का एक्सप्लेनेशन है, वो भी विद एग्जाम्पल। इसमें अवसरों की पहचान करना, जैसे नेपाल की भूमि को हथियारों के निर्माण के लिए चुनना, खतरों की पहचान करना और इसे ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करना, खुली चुनौती देकर आमने सामने लड़ने के बजाय छिपकर अपने आप को तैयार करना, रिसोर्सेस इकट्ठा करना, चाहे वो मैन पावर हो या आवश्यक टूल्स, उसके लिए नए तरीके अपनाना, टीम तैयार करना, नई पहचान धारण करना। इन सारे उदाहरणों को हम देखेंगे तो जानेंगे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मुख्य तत्व कभी भी कालबाह्य नहीं होते।